एनसीईआरटी गाइडेंस चैनल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी की पुस्तक का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर के शुरुआत के अंतर्गत दो टर्म्स दे रखी है, एक है मौसम की और एक है जलवायु की। मौसम देखिए, वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्थाएं होती हैं उनको कहा जाता है। मौसम का टाइम पीरियड एक दिन भी हो सकता है और एक सप्ताह भी हो सकता है। अधिक लंबे समय की मौसमी दशाओं को मौसम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो लंबे समय की जो मौसमी अवस्था या फिर दशा होती है उनको जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। जलवायु का जो नॉर्मली टाइम पीरियड माना जाता है वो 30 वर्ष का माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक के अंतर्गत 50 वर्ष दे रखा है। तो 50 वर्ष या इससे अधिक का जो टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत जो भी मौसमी दशाएं रहती हैं एक समान, उन सभी को जलवायु कहा जाता है। आगे देखिए, ये प्रश्न कई बार कई एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो देखिए, भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खासी पहाड़ियाँ किस राज्य के अंतर्गत स्थित है। ये मेघालय के अंतर्गत है। तो मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और जो मासिनराम है में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट है, खासी पहाड़ियों में स्थित है चेरापूंजी और मासिनराम जो कि मेघालय में है, और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा जो होती है वो कब होती है, ये प्रश्न भी कई बार के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये होती है शरद ऋतु या जाड़े के प्रारंभ के अंतर्गत। आगे देखें तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत कारकों को मोटे रूप से दो वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है। फर्स्ट है स्थिति तथा ऊंचावच संबंधी कारकों के आधार पर जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है ये। इसके अंतर्गत देखिए, एक है अक्षांश, एक है हिमालय पर्वत, एक है जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी और समुद्र तट से ऊंचाई और ऊंचावच। ये जो सभी कारक हैं ये फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आते हैं जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश के अंतर्गत कुछ पॉइंट एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत दे रखे हैं, इनको देखते हैं। कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, उच्च तापमान एवं कम दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ की प्रमुख विशेषता है शीतोष्ण कटिबंध की। यहाँ पर देखिए, तापमान तो उच्च रहता है लेकिन यहाँ पर जो दैनिक और जो वार्षिक तापांतर है ये कम रहता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जबकि जो दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दैनिक और जो वार्षिक तापांतर है वो क्या रहता है, उच्च रहता है। तो ये फैक्ट एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत दे रखे हैं, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पर है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक हिमालय पर्वत। ये उत्तरी ठंडी पवनों से भारत को सुरक्षा प्रदान करता है। मानसूनी पवनों को भी रोककर भारत के अंतर्गत वर्षा कराने का कारण बनता है हिमालय पर्वत। तो जलवायु को प्रभावित करने में हिमालय पर्वत का भी विशेष योगदान है। जल और स्थल का वितरण ये भी जलवायु को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। समुद्र तट से दूरी, तटीय प्रदेशों में समकरी जलवायु पाई जाती है और अंदरूनी भागों में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो तट से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो जलवायु की जो विषमता की स्थिति है वो बढ़ेगी। समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई के साथ में तापमान घटता है। ऊंचावच की बात करें तो जो पर्वतों के पवनमुखी जो ढाल है वहां पर तो अधिक वर्षा होती है और पवन विमुखी जो ढाल है वहां पर कम वर्षा होती है। ये सभी कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जो सेकंड महत्वपूर्ण कारक है वो है वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। तो ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जेट प्रवाह का एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत दे रखा है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को दो भागों के अंतर्गत बांट देती है। एक शाखा तिब्बत के उत्तर के अंतर्गत बहती है। दक्षिणी जो शाखा है वो हिमालय के दक्षिण
में पूर्व की ओर बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जेट प्रवाह, तो आप ध्यान रखिएगा। दक्षिण शाखा फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सामान्यतः जो जेट प्रवाह है इसकी जो दक्षिणी शाखा है फरवरी के अंतर्गत लगभग कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर रहती है, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर। पश्चिमी विक्षोभ से भी कई एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। भारत में जाड़े के मौसम में पश्चिम व उत्तर पश्चिम में ये प्रवेश करते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है वो है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित जुलाई के मध्य तक अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसे शॉर्ट में ITCZ भी कहा जाता है, हिमालय के लगभग समांतर 20 डिग्री से लगाकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत लगभग जुलाई के मध्य तक, ठीक है। इसमें जो ITCZ क्षेत्र होता है ये कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो 20 से लगाकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित हो जाता है और ये लगभग हिमालय के समांतर रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सामान्यतः ये जो ITCZ क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा के आसपास में रहता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के मध्य जुलाई के टाइम में ये 20 से लगाकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। अल नीनो की अगर हम बात करें, अल नीनो से संबंधित जो फैक्ट दे रखे NCERT में, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अल नीनो का देखिए शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बालक ईसा इसका शाब्दिक अर्थ है। और ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस के पास नजर आती है अल नीनो, ठीक है। तो दिसंबर में क्रिसमस के आसपास में अल नीनो की जो गर्म जलधाराएं वो नजर आती हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ा है बालक ईसा। और ये कहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर आती है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में ये प्रकट होती है। जरूर ध्यान रखिएगा कि ये गर्म या फिर उष्ण समुद्री धारा है जो कि मानसून को काफी अधिक प्रभावित करती है। इसका देखिए भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव रहता है। जब भी अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रकट होती है, भारतीय मानसून खराब रहता है। यह ठंडी पेरुवियन या फिर हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित करके ये प्रकट होती है अल नीनो। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। अल नीनो का जो प्रचंड रूप है वो देखा गया था 1990-91 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे NCERT में दे रखे, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं मानसून का आरंभ। दक्षिणी पूर्वी जो सनमार्गी पवने हैं भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे बढ़ती हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, 40 और जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है इनके बीच से होकर ये पवने आगे की ओर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह कई बार एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। पूर्वी जेट प्रवाह कहाँ विकसित होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, NCERT के अंदर फैक्ट दे रखे हैं। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में मानसून का प्रवेश। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। 10 और 13 जून के बीच में आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है और मध्य जुलाई में संपूर्ण उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप है ये मानसून से प्रभावित होता है। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। कौन कौन से, एक तो है उष्ण कटिबंधीय अवदाब वाला तंत्र और एक है दक्षिणी
पश्चिमी मानसूनी धारा वाला तंत्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय अवदाब बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ये उत्पन्न होता है। इससे भी आगे दक्षिण चीन सागर में ये उत्पन्न होता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा ये अरब सागर के अंतर्गत उत्पन्न होती है। मानसून विच्छेद ये क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद में 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इस स्थिति को कहा जाता है मानसून विच्छेद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मानसून निर्वतन। तो देखिए मानसून निर्वतन क्या है? मानसून निर्वतन ये है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ से वापस मानसून का लौटना, इसी को कहा जाता है मानसून का निवर्तन। तो सितंबर आरंभ से ही ठीक है भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लौटती मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प को ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। ये प्रश्न कई बार के एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पर वर्षा करती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में भी ये वर्षा करती है तमिलनाडु के अलावा। तो ये भी थोड़ा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मौसम वैज्ञानिक वर्ष को 4 ऋतुओं के अंतर्गत बांटते हैं। तो 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार? एक है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु और मानसून निवर्तन की ऋतु। तो सबसे पहले है शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु कब होती है? तो उत्तरी भारत के अंतर्गत शीत ऋतु होती है मध्य नवंबर से आरंभ। और उत्तरी भारत में इस समय औसत तापमान कितना रहता है? तो 21 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु के अंतर्गत। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों के आधार पर मानसून का पूर्वानुमान लगाता है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भारत का मौसम विभाग जो है वो 16 कारकों के आधार पर मानसून का पूर्वानुमान लगाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पॉलिनेशिया के ताहिती तथा हिंद महासागर के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित डार्विन के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? ये चमकता है 22 दिसंबर को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक है 21 मार्च, फिर है एक 21 जून, फिर है 23 सितंबर और एक है 22 दिसंबर। तो देखिए 21 मार्च और जो 23 सितंबर है इसमें सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य चमकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में एनसीईआरटी में फैक्ट दे रखे हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होते हैं। भारत में ये कहाँ पर वर्षा करते हैं? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो उत्तरी राजस्थान है उसमें भी इसके द्वारा वर्षा की जाती है, इस चक्रवात के द्वारा। इसका अन्य नाम है पश्चिमी विक्षोभ। उपयोगी किसके लिए? रबी की फसलों के लिए काफी अधिक उपयोगी है, खासकर गेहूं की फसल के लिए। पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। यानी भूमध्य सागर से जैसे ये आगे पूर्व की ओर बढ़ती है तो आगे जितने आगे वो जाएगी तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। आगे यहाँ पर सेकंड नंबर है शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु। तो जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे भी हमने देखा था कि जुलाई के अंतर्गत जो ITCZ क्षेत्र है वो लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है।
लू क्या है? तो शुष्क व तप्त हवाएं। दिल्ली से पटना के बीच में तीव्रता अधिक होती है लू की हवाओं की। पंजाब से बिहार तक इनका प्रभाव रहता है। यानी जो गर्मियों के अंतर्गत शुष्क हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं, तो जिसके अंतर्गत काफी अधिक बेचैनी फील होती है, उनको लू कहा जाता है। धूल भरी आंधियां, ये मई के अंतर्गत सामान्यतः चलती हैं पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आम्र वर्षा से अधिक प्रश्न बनते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक के अंतर्गत होती है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें जो आमों को जल्दी पकाने में मदद देती है। तो यही है आम्र वर्षा, जो कि केरल और कर्नाटक के अंतर्गत होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, ये कई बार के एग्जामों के अंतर्गत आई हुई है। तो फूलों वाली बौछार ये भी केरल के अंतर्गत होती है, और इस वर्षा में केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। आप देखिए, एक बार शायद किसी एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि फूलों वाली बौछार के अंतर्गत किस फसल को अधिक फायदा होता है। फूलों की कृषि को एक ऑप्शन कहवा भी था, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। कहवा की कृषि के जो फूल है वो खिलने लगते हैं इसके अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर होती है? तो केरल के अंतर्गत। काल बैसाखी से संबंधित भी कई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। असम और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी जो ये वर्षा है ये होती है। वैशाख के महीने में चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें चाय, पटसन, चावल के लिए अच्छी मानी जाती है काल बैसाखी। और असम में इसे बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है इस जो काल बैसाखी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब थर्ड नंबर पर है शीत और ग्रीष्म ऋतु के बाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु। तो भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचता है। फर्स्ट है अरब सागर मानसून पवनें। तीन शाखा है इसकी। तीन शाखाएं कौन कौन सी वो देखते हैं। फर्स्ट है पश्चिमी घाट एक शाखा को रोकते हैं, ठीक है। अरब सागर की जो मानसून पवन है उनकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें 900 से लगाकर 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। ठंडी होकर ये पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से लगाकर 400 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा करती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, दूसरी शाखा की अगर हम बात करें तो दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होते हुए आगे की ओर जाती है। छोटा नागपुर पठार पर लगभग 15 सेंटीमीटर की वर्षा इस शाखा के द्वारा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून में जाकर ये शाखा मिल जाती है। जो तीसरी शाखा है वो देखते हैं। सौराष्ट्र, प्रायद्वीप व कच्छ की खाड़ी से ये टकराती है। यहाँ से अरावली के साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान को लांघती है। पंजाब व हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की शाखा में ये तीसरी शाखा मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं पश्चिमी हिमालय, धर्मशाला विशेष, ठीक है, वहां पर वर्षा करती है। तो ये देखिए, अरब सागर की जो मानसूनी पवनें हैं उसकी तीन प्रमुख शाखाएं हैं। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी के अंतर्गत फैक्ट दे रखे हैं। अब है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। ये मानसूनी पवनें म्यांमार तट पर स्थित जो अराकान की पहाड़ियां हैं से विक्षेपित होकर एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर ये आगे बढ़ाती है, ठीक है, चलती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है पंजाब तक, और जो दूसरी शाखा है वो उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में आगे की ओर बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसकी दो शाखाएं हैं बंगाल की खाड़ी की मानसून की। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम, देखिए फैक्ट 2-3 बार आया हुआ है इस चैप्टर के अंतर्गत। मासिनराम किन पहाड़ियों में? खासी पहाड़ियों में, मेघालय के अंतर्गत। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में वर्षा ऋतु शुष्क। तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी मानसून पवनों के समांतर पड़ता है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब शाखा
अरब सागर की जो शाखा है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो वर्षा ऋतु है वो क्या रह जाती है, शुष्क रह जाती है। बाद में शीत ऋतु या जाड़े के समय यहाँ पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। आगे है मानसून वर्षा की विशेषता। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर के दौरान होती है। वर्षा उच्चावच व भू आकृतियों के द्वारा नियंत्रित होती है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ में मानसून की जो वर्षा है वो घटती जाती है। जैसे कलकत्ता में अधिक होती है, उससे कम पटना में, आगे इलाहाबाद में उससे कम हो जाती है, और दिल्ली में उससे भी कम। तो ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है। मूसलाधार वर्षा से मृदा का अपरदन होता है। ये सभी मानसून वर्षा की विशेषताएं हैं। और मानसून विभंग या फिर विच्छेद चक्रवातीय जो अवदाब है इनसे होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मानसून विच्छेद किसे कहते हैं, यानी एक बार अच्छी बारिश होने के बाद में 1-2 सप्ताह या कई सप्ताहों तक वर्षा का न होना, तो ये किससे होता है, चक्रवातीय अवदाबों से। और देखिए फर्स्ट जो ऋतु थी वो शीत ऋतु, सेकंड थी ग्रीष्म ऋतु, फिर ये मानसून वाली, ठीक है। और ये चौथा है हमारा मानसून की निवर्तन ऋतु। ये कब होती है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने के अंतर्गत। मानसून सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में लौटता है पश्चिमी राजस्थान से। सितंबर के अंत तक राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी गंगा के मैदान से लौट जाता है। और कार्तिक मास की ऊष्मा, ये देखिए कार्तिक मास की ऊष्मा या हीट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई एग्जाम आए हुए हैं। उच्च तापमान व आर्द्रता की दशाओं से मौसम काफी अधिक क्या हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये कार्तिक मास की ऊष्मा। आगे देखिए भारत की जो परंपरागत ऋतुएं हैं उनको देखते हैं। तो वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं के अंतर्गत बांटा गया है, भारतीय परंपरागत ऋतुओं के अंतर्गत, ठीक है। तो ये 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं, एक है बसंत ऋतु, बसंत के बाद में है ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर। ये आप ध्यान रखिएगा, इनके मंथ भी आप ध्यान रखिएगा। चैत्र वैशाख के अंतर्गत तो है बसंत, जेठ आषाढ़ के अंतर्गत है ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद के अंतर्गत है वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक के अंतर्गत है शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष के अंतर्गत है हेमंत ऋतु, और शिशिर ऋतु है माघ और फाल्गुन के अंतर्गत। जो हमारे अंग्रेजी महीने हैं ये भी अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भारत के अंतर्गत कौन कौन से हैं, एक है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी हिमालय है, ठीक है, जहाँ पर मेघालय के अंतर्गत जो जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, मासिनराम, चेरापूंजी, वहाँ पर इसकी बता रहे मेघालय की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो ये भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, आप ध्यान रखिएगा। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कच्छार खाड़ी, और मणिपुर में लगभग 100 से लगाकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये सभी क्षेत्र मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। न्यून वर्षा के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, इसके अंतर्गत गुजरात भी है, और दक्कन का पठार, यहाँ पर 50 से लगाकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी भाग और लद्दाख। कुछ विशेष क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा की परिवर्तिता का यहाँ पर ये सूत्र दे रखा है, विचरण गुणांक, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए 25% से कम वर्षा परिवर्तिता ये कहाँ पर होती है,
यानी वर्षा में परिवर्तन कितना है उसका यहाँ पर दे रखा है। तो 25% से भी कम वर्षा में परिवर्तितता कहाँ पर रहती है? तो पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है, यहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक ही रहती है। यहाँ पर जो वर्षा की परिवर्तितता है वो 25% से भी कम है। और 50% से अधिक वर्षा की परिवर्तितता ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में, आप सभी को पता है, कभी तो काफ़ी अच्छी वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा ही नहीं होती है। इस कारण जो वर्षा की परिवर्तितता है ये काफ़ी अधिक है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग हैं, आंतरिक भाग है दक्कन का पठार के, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब देखिए भारत के जलवायु प्रदेश, इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।